बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। शेख रशीद को चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बेइज्जत करके अदालत से भगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस पे बात करनी है। दूसरा बात करनी है कि ये और किस किस की ऑडियोज़ आ रही हैं, ये चक्कर क्या, ये भौचाल क्या मच गया है। और उसके बाद ये डिस्कस करना है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब किस तरीके से बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और वो बचती नज़र नहीं आ रही। डार साहब आ गए हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फ़ज़ल से और आपके तामुन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी और सारी है। जनाब ये नंबर आपके सामने है, इस पर आप तरीक़ा कार पूछें और कार खैर में शामिल हो जाएं। सियासत होती रहेगी, सियासी वीलॉग्स भी होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जो दुखी इंसानियत है, जो इस वक्त जिनके पास घर नहीं हैं, जो पानी में कीचड़ में बैठे हैं, जो जिनका इस तरीके बीमारियां फूट पड़ी हैं, हर किसी चीज़ की शार्टेज है। आप पहले भी बहुत ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे, इसमें मज़ीद बढ़ चढ़ के ताउन करें। अच्छा, अब आ जाएँ जनाब कि ये शेख रशीद वाली क्या बात है। शेख रशीद बकौल इमरान ख़ान शीदत अली साहब, ठीक है, वो जनाब खैर से टूर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे गए साहब तो उन्होंने कहा कि ये 72 रुकनी काबीना है और इस पर आप नोटिस लें, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पटिशन दायर कर दी 72 रुकनी काबीना में। अच्छा, खान साहब ने ख़ुद कहा था कि मैं 15 से 20 रुकन की काबीना रखूँगा, इससे बड़ी काबीना होनी भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने भी निस सेंचुरी को क्रॉस किया। उस वक्त शेख साहब ख़ुद उसमें शामिल थे। उस वक्त शेख साहब को ख्याल नहीं आया, ठीक। ये 72 रुकनी काबीना पे मैं ख़ुद तनकीद कर चुका हूँ 2 मरतबा, आप गवाह हैं इस पर, ठीक। लेकिन सियासत नहीं करनी किसी चीज़ पे। वहाँ से उनको झाड़ आज पिला दी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा शेख साहब आप पार्लियामेंट के मामलात इधर लाते हैं, हमें पार्लियामेंट का भी एहतराम है, आपका भी एहतराम है। आप अगर पार्लियामेंटेरियन ना होते या इस तरीके से हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो मैं अगर अगली दफ़ा ऐसा हुआ ना तो ये अदालत आप पे भारी भरकम जुर्माना लगा देगी। शेख साहब जिन कदमों पे गए थे ना, उन्हीं कदमों पे लौट आए और जनाब वो बेइज्जत होके आए। उन्होंने कहा जी मैं फिर ये एप्लीकेशन वापस ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वापस नहीं, अब इस पे हम प्रॉपर ऑर्डर करेंगे ताकि फिर हर आपकी तरह को मुंह उठा के ना आ जाए। असल में मसला ये है कि कुछ लोगों की आदत ख़राब हो चुकी होती है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब गए 2 रोज़ पहले, कल मेरा ख्याल है परसों, अडियाला जेल का चक्कर लगाया। तो उन्होंने आज शेख रशीद साहब से पूछा कि आप जब वज़ीर दाखिला थे, आप अडियाला जेल में कितनी दफ़ा गए थे, आपको मालूम है कि जेल के क्या हालात हैं, आपको अडियाला जेल के हालात का पता है। आप यहाँ पटिशनें ले आते हैं जो पटिशन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा है, और यही लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया है। तो शेख साहब भागते बने फिर शेख साहब के उधर। असल में मसला ये है कि इन लोगों की आदत ख़राब की है बाबे रहमते ने या बाबे ज़हमते ने। वो जनाब इनका शेख साहब गए पहले पैनामा में अपनी एप्लीकेशन लेके, जो आज तक जनाब वो क्रेडिट लेते हैं, मेरा तो वकील कोई नहीं था, मैंने तो वकालत खुद की है और जनाब मैंने वो केस जीता है और ये है वो तो आपको पता है केस किस तरीके से जीता है। वो पैनामा खेलते खेलते इकामा बीच में से निकल आया। ये इन लोगों ने इस तरीके से इंसाफ के साथ गद्दारी करके अदल के नाम पर बदनुमा धब्बा बन के बाबे रहमते टाइप लोगों ने, मैं टाइप इस वजह से कहा है कि और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इस किस्म के लोगों ने इंसाफ के नाम पर और अदल के नाम पे बदनुमा धब्बा बन के ये शेख रशीद जैसे लोगों को एनकरेज किया है कि आप इसी तरह की पटिशन्स ले आओ। लाखों केसेस पेंडिंग हैं। सिर्फ आप अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें तो इसमें भी 50,000 केसेस पेंडिंग हैं, तकरीबन 50,000 केसेस। हाई कोर्ट्स को पाँचों को मिलाएं तो लाखों, और नीचे तो जाएं तो फिर पता नहीं कितने लाख केसेस जो है ना वो पेंडिंग हैं।
तो ऐसे हालात में इस तरह के पिटीशंस जाना और उस पर तमाशा लगना और रोज़ मीडिया का तमाशा और रोज़ हेडलाइंस चलना और जनाब बल्ले बल्ले होना, और जी शेख साहब वो हैं जो आज अगर सितंबर में बैठे हैं ना, वो कहेंगे अक्टूबर में हुकूमत गिर जाएगी। अक्टूबर आएगा तो कहेंगे नवंबर का महीना मैं बड़ा अहम देख रहा हूँ, नवंबर आएगा तो कहेगा दिसंबर का महीना मेरे लिए बहुत अहम है। बस ये वो कह चुके हैं, ये आप निकाल के देख लें न्यूज़ सारी, वो उनके अपने शार्ट्स पढ़े हैं, न्यूज़ पढ़ी हैं। वो उन्होंने कहा था जुलाई में हुकूमत नहीं होगी, यही जुलाई जो गुजर गई है वो हुकूमत भी अब सितंबर आ गई है। फवाद चौधरी ने कहा था कि 10 सितंबर को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, 10 सितंबर भी गुजर गया, हुकूमत अभी तक भी है। मामला क्या है, चक्कर क्या है? अब अगर ऐसे बंदे ने, किसी ने, और बाहर के वज़ीर ने, या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी की जो अक़दार हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वो अगर इतनी स्ट्रांग हैं जहाँ पर, अगर वहाँ उन कंट्रीज़ में इस तरह के लोग होते और ये कहते, तो उन कंट्रीज़ को तो उनको तो अपने अवाम उनको खा जाते। भाई आपने ये किस बुनियाद पे कहा था, झूठ क्यों बोला था कि जी आपको किसने कहा था जुलाई में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आपको किसने कहा था 10 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। अब फिर से यूथिये पुर उम्मीद हो गए, ठीक है गया ना, वो फिर से यूथिये उम्मीद से हैं और वो इस बुनियाद पे हैं कि जनाब फिर से खान साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं। असल में पता क्या है, खान साहब को पता है कि इलेक्शन नहीं होने, खान साहब को अच्छी तरह से पता चल गया है भाई इतनी क़यामत कोई नहीं होती। मैं आपको बता, कुछ ना बंदा कॉमन सेंस से भी काम लेता है। अब ये और बात है कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है तो वो उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, कुछ कॉमन सेंस से भी काम लेता है। भाई डार साहब ने पहले आना था फिर रुक गए, अब डार साहब जब आए हैं ना तो इतनी कच्ची गोलियाँ कोई नहीं खेलता। आज वो आए और कल हुकूमत ख़त्म हो जाए, ये ऐसी भी कोई क़यामत नहीं आई, ठीक है ना। अब हुकूमत ख़त्म होगी तो पहले पंजाब वाली ख़त्म होगी, मैं बताता हूँ उस पर। अब डार साहब आ गए जनाब, डॉलर भी नीचे आ रहा है। और मैंने कल एक ट्वीट किया तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा, वो अप्रिशिएट भी किया, कुछ ने नाराज़गी का भी इजहार किया। मैंने कहा डार साहब के वापस आने से दो चीज़ें गिरी हैं, एक डॉलर गिर रहा है, दूसरे यूथिये गिर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब डाउन हो रहे हैं, समझ आ गई ना। अब डार साहब आ गए वापस, आप कहें कि जनाब कल हुकूमत जा रही है, इतनी कच्ची गोलियां किसी ने खेली हैं कि वो वैसे ही वापस आ गए हैं। भाई वो वापस आए हैं तो आप देखें डॉलर गिर रहा है। दूसरी खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह अनकरीब पेट्रोल जो है वो 15 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से सुन रहे हैं कि वो सस्ता हो रहा है। ये अच्छी खबरें हैं। जब हम तनकीद करते हैं बिजली के बिलों पर या बाकी पर, तो अच्छी खबरों पे फिर इस तरीके से तारीफ़ भी करनी चाहिए। और डार साहब ने जो कदम रखा है तो यूँ समझ लें कि एक मुबारक साबित हुआ है इस कौम के लिए कि जो पेट्रोल भी नीचे आए, डॉलर भी नीचे आए, महंगाई भी नीचे आए, तो कंट्रोल करें उनके। ये ऐसे तो नहीं चीख रहे खान साहब जलसों में, डार साहब को बार बार हिट कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि साहब डार साहब आए हैं तो इंशाअल्लाह अब अच्छी खबरें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है सूरत हाल कि अब यूथियों को ये चूना लगा रहे हैं जनाब, बस अगले महीने ये अक्टूबर में ये हो जाएगा। और शेख रशीद भी कह रहे हैं और परवेज़ खटक भी कह रहे हैं, और अंदर वो जाके कुछ और कहते हैं। आज भी उनको कहा है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कि पार्लियामेंट में ले जाए ना केसेस को, ना पार्लियामेंट में आए। उस दिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि आप पार्लियामेंट में आएँ। अब वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं अगर साइफर की जो है ना तहकीकात करवाई जाए। ये कल के जलसे गालिबन यूनिवर्सिटी में था या जहाँ, हाँ यूनिवर्सिटी में था, वो जीसी यूनिवर्सिटी, वो वाइस चांसलर जो यूथिया था, तो ये यूनिवर्सिटी में वो कह रहे थे इमरान खान साहब कि जी देखें बात ये है कि क्या आपको पता है कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को कहा कि अगर आप इमरान खान को गिरा दोगे उसकी हुकूमत तो आपके लिए अच्छे दिन आएंगे, अगर नहीं गिराओगे तो फिर आपके लिए बुरे दिन रहेंगे। वो तो एक गलत खबर साबित हुई है, क्योंकि वो तहकीकात में भी कुछ ऐसा नहीं था। और अगर खान साहब तो गिर गए फिर भी अच्छे दिन क्यों नहीं आए, बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका का सफ़ीर आए दिन आके आर्मी चीफ से मिल रहा है। खान साहब कह रहा है कि आपको पता है कि डोनाल्ड लू ने किन को पैगाम दिया था? नीचे से आवाज़ें आई स्टूडेंट्स की कि न्यूट्रल्स। तो खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको सराहा कि हाँ जी बिल्कुल आपने पहला टेस्ट पास कर लिया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो कह रहा है कि मेरी हुकूमत फ़ौज ने गिराई है, और डोनाल्ड लू ने उनको पैगाम दिया है एक सफ़ीर के ज़रिए। वो सफ़ीर को तो नहीं कह रहा था, वो तो कह रहा था फ़ौज को। ये खान साहब कह रहे हैं। भाई अगर डोनाल्ड लू ने ये आए रोज़ उनका अपना, डोनाल्ड लू तो पता नहीं वो चौथे पाँचवें दर्जे का सफारतकार होगा। ये अमेरिका का सफ़ीर जो पाकिस्तान में है वो आए रोज़ आर्मी चीफ से भी मिलते हैं।
वो DGI से भी मिलते हैं, वो बाकियों से भी मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं, वहाँ से अमरीकी आते हैं तो वो उनसे हमारे DGI से, आर्मी चीफ से, बाकी GHQ में लोगों से, इधर उधर सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हुकूमत से, हर जगह मिलते रहते हैं। वो खुद आके पैगाम नहीं दे सकते थे जनरल बाजवा को कि भाई अगर आपने कोई अच्छे दिन लाने हैं तो आप इसको भगा दें, ठीक। उन्होंने डोनाल्ड लू को पैगाम देना था और डोनाल्ड लू ने आगे असद मजीद को कहना था और असद मजीद ने आगे साइफर या ख़त भेजना था। ये मैं कहता हूँ किसी बात झूठ के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं है। वो इस तरीके से ना यूथियों का, छोटे वाले यूथिये से लेकर बड़े वाले तक सबका अपर चैम्बर फारिग है। अब आजकल वो कह रहे हैं, जनाब खान साहब को पता चल गया है ना कि ना तो मेरे कहने पे इलेक्शन होने हैं, ना ही मेरे कहने पे आर्मी चीफ लगना है। जिसको मैं कह रहा हूँ ना उसको लगाना है, और ना ही कोई मतलब अगर एक्सटेंशन भी किसी को देनी है तो अपने हिसाब से देंगे, मेरे हिसाब से नहीं देंगे, ठीक हो गया ना। और अगर लगाना है नए को तो अपने हिसाब से लगाएंगे। वो ये जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने 1-on-1 मीटिंग की है, गालिबन उस मीटिंग में शायद इसहाक डार साहब मौजूद थे, बाकी कोई नहीं थे, और तो और ख्वाजा आसिफ साहब भी नहीं थे, मरियम औरंगज़ेब साहब भी नहीं थी, बाकी जो लोग यहाँ से गए थे कोई भी नहीं था। ये जो 1-on-1 मीटिंग की है उसमें क्या डिस्कस किया है? उसमें ये तो डिस्कस नहीं किया कि भाई जनाब ये जो है ना मुझे ये बता दें कि कुर्सियों को इस साइड पे रखना है या टेबल को उस साइड पे रखना है। उसमें यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं ना, किसको लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्या तरीका। अगर किसी को नहीं बैठने दिया, 1-on-1 मीटिंग थी, तो उसका क्या वजह है? उसकी वजह यही है ना कि उस 1-on-1 मीटिंग में बहुत कुछ तय हो गया है ना। और उस 1-on-1 मीटिंग में क्या हुई, उसके बाद इसहाक डार साहब की वापसी हुई है। अब कानून में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, वो मैं अगली वीडियो में भी शेयर करूंगा कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है इंशाअल्लाह। और वो भी जो है ना उस तरीके से वो सूरत हाल हो रही है कि भाई मैंने इस वजह से कि ये ऐसी कोई भी वापसी हो जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, उसमें पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, उसमें वो वापसी होनी चाहिए। और अगर किसी को सियासी इंतकाम की बुनियाद पे इस तरीके से नायल किया गया और उनको इस तरीके से उनको जो है ना ये वो उनको निशाना बनाया गया, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो मौलाना साहब हों, चाहे कोई भी हो, ठीक हो गया। अब अगर उनकी वापसी हो रही है और ये पहला कदम है इसहाक डार साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब की वापसी में, तो फिर इसमें खान साहब के लिए तो फिर डेफिनेटली एक तजब्जब का, इंतशार का तो सामान है ना। अब है, अब मेरी तो आदत नहीं है, मैं तो भाई इन्होंने बिजली के बिल महंगे किए तो मैंने इनकी खाल उधेड़ दी, मैंने छतरोल कर दी। इन्होंने जनाब पेट्रोल महंगा किया तो इसी तरीके से मैं तो गरीब की ज़बान बोलता हूँ। मैं तो इस वजह से कि गरीब आदमी कहता है कि नकवी साहब आप हमारी ज़बान बोलें, तो मैं तो उनका तर्जुमान हूँ, सीधी सी बात है। मीडिया को होना ही इसी तरह से चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि ये यूथिये जो बैठ के यूट्यूब पे हर हफ्ते चूना लगा रहे हैं कौम यूथ को और यूथियों को, और ये यूट्यूबर जो FFL हैं और बाकी जो यूथिये सहाफ़ी हैं, कुछ नस गए हैं पाकिस्तान से और कुछ यहाँ पे हैं, वो हर हफ्ते जो है ना चूना लगा रहे हैं कि बस अगले हफ्ते खान साहब आया। तो यूथिये पकड़ के उनसे कभी पूछते नहीं है भाई यार ये जो चौथा पाँचवा महीना है, छठा महीना, आप हमें चूना लगाते हो कि अगले हफ्ते इमरान खान आ रहा है, वो आया कोई नहीं होता। अब भी ये है कि लोग, अब खान साहब को पता चल गया है कि इंतखाबात नहीं होने, अगले साल ही होने हैं। जो आर्मी चीफ का मैं ज़ोर शोर मचा रहा हूँ वो नहीं होने, अगले साल। अब क्या है, किसी तरीके से मैंने इन रहना है, जलसों में इन होना है। जलसों में मुझे वो प्रूफ भेजा किसी ने कि जी ये सेक्रेटरीज़ की तरफ से पंजाब में और इधर उधर ये कॉल्स आती हैं और ये बताया जाता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो जलसों में जाएँ। बच्चों को स्कूलों से लेके आया जाता है। अब आप जलसे में देखें, पूरे पंजाब में भी कहीं जलसा हो, वो एक ऑफिसर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के, वो जनाब अफ़गान रिफ्यूजीज़ के वो आजकल डायरेक्टर लगे हुए हैं या जो भी हैं हेड लगे हुए हैं, वो उनको वहाँ से कैंपों से निकाल के इमरान खान के जलसों में लाता है। अब हालत तो ये है। तो अब इस तरह से जलसे भरे जाते हैं। तो खान साहब को बड़ी अच्छी से, खान साहब ने ये सैटरडे को ऐलान करना था कि जी मैं अपने लाहे अमल का ऐलान करूंगा, बताऊंगा कब आपको निकलना है। खान साहब ने ऐलान नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता था भाई कुछ नहीं होना इस ऐलान से। मैंने आपको बताया हुआ है कि खान साहब की अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो सिर्फ और सिर्फ नैपियाँ बदलने से चलती है, वो खुद से नहीं चलती। खान साहब में हिम्मत ही नहीं है कि खुद से चले। खान साहब में ये नहीं हिम्मत, वो यूथियों को सिर्फ चूना लगाते हैं
और फिर वो जलसों में अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। अब वो भी समझ गए हैं जिन पे भड़ास निकाल रहे हैं कि यार ये एम ही बोलता रहता है, करना चाहना कुछ भी नहीं है। आए तो सही, ज़रा आगे हकीम सनाउल्लाह बैठा है ना, तो वो वही जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि आप आए ना ज़रा, हकीम सनाउल्लाह बैठा है और उसने डंडा तेल में आपके लिए भिगो के रखा हुआ है, आप आएँ तो सही, थोड़ा सा आपकी किस तरीके से छतरोल होती है। वो खान साहब को पता चल गया है। अब खान साहब किसी तरीके से चाहते हैं मैं इन टच रहूँ और यूथियों को भी चूना लगाए रखूँ। कोई यूथिये कहते हैं यार आपका हाल क्यों नहीं, और यूथिये किसी ने नहीं पूछा कि खान साहब आप 25 मई को यहाँ से नसे थे इस्लामाबाद से, आपने कहा था 6 दिन के बाद वापस आऊँगा, आप 6 दिन के बाद आए नहीं है वापस, तो क्यों नहीं आए? तो यूथियों ने सवाल नहीं करना, वो शख्सियत परस्त है। ये शख्सियत परस्ती नहीं है। अब मैं इनको क्या कहूँ, पता नहीं ये किस तरह की क्या ये इस तरीके की वो कर रहे हैं, जिन्हें सवाल ही कोई नहीं उठाना। तो ये सूरत हाल है। आ जाएं अब वो ऑडियो लीक वाले मामले पर। तो ऑडियो लीक का जो खान साहब कह रहे हैं ना कि जी ये ऑडियो लीक आनी है और ये ऑडियो लीक आगे मरियम की ये आ रही है वो आ रही है, तो हामिद मीर साहब भी बता रहे थे कि भाई ऑडियो लीक खान साहब की भी बड़ी पड़ी हैं और खान साहब की वीडियोज़ भी पड़ी हैं और ऑडियोज़ भी पड़ी हैं। और खान साहब की जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं ना, ये सिर्फ उनके कंट्रोल टावर के पास नहीं है, ये हुकूमत के पास भी हैं जी। ये मैं आपको बता दूं। तो खान साहब ने अगर ज़्यादा उछलने की कोशिश की तो ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं। खान साहब ने अगर ज़्यादा उछलने की कोशिश की और ज़्यादा उछालने की कोशिश की इस चीज़ को, और वो डार्क वेब पे जो चीज़ें पड़ी हैं वहाँ से ख़रीद के इधर उधर लगाने की कोशिश की, तो फिर यहाँ से भी 1-2 ऑडियो और वीडियो, और यकीन करें अल्लाह जानता है अगर वो वीडियो आ गई ना जो खान साहब की हैं, जो पर्सनल हैं, ठीक है ना, और किस किस के साथ हैं। और ख़ान साहब जब कहते हैं ना मैं तौबा ताइब होने के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये तौबा ताइब होने के बाद वाली डेटों में आ गई। ये मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ भाई, ठीक है ना, लग समझ जाएगी उसी दिन से। तो खान साहब को पता है कि मेरी क्या औकात है, मैंने इस औकात से आगे नहीं जाना, ये लिमिट्स हैं और ये रेड लाइंस हैं, इससे आगे जाऊंगा तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, ये बात है। आ जाए जनाब, अभी कोई नहीं, हुकूमत गिरने लगी। यूथियों को जो चूना लगा रहा है, यूथियों उनसे पूछो, ठीक हो गया ना, ऐसी बात, क्योंकि अकल से तो आप वैसे ही फारिग हो। तो खान साहब जो अगर कोई हुकूमत जानी भी है तो पहले पंजाब वाली जानी है। वो परवेज़ इलाही साहब जिनको आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, वो साहब ने, मैं पढ़ रहा था, गालिबन 24 न्यूज़ ने चलाया है, मैं देख रहा था कि जनाब 100 रोज़ से वो इजलास जो जून से चला था, गालिबन 15 जून से, उसको किसी न किसी बहाने चलाए जा रहे हैं पंजाब असम्बली के इजलास को 100 रोज़ से वो इजलास जारी है। भाई आप सितम ज़रीफ़ी देखें, एक दिन के इजलास पे तकरीबन को 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, ठीक। और साथ साथ अब आप देखें कि जो तनख्वाह है 370 के लगभग कोई मेंबरान हैं, एक मेंबर की जो तनख्वाह है वो 2,40,000 या पता नहीं 2.5 लाख है। और साथ जब इजलास होगा तो उनको टीए डीए सारा कोई सफराना जोहराना सारा कुछ ये भी मिलता रहेगा। वो इजलास मुलतवी हो जाता है चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, फिर आ जाता है। फिर मतलब वो इजलास को ख़त्म नहीं होकर अपना करने दे रहे, उसकी वजह कि वो इजलास का एक एजेंडा चल रहा है ना। भाई ये एजेंडा होगा तो अपोजिशन नया एजेंडा न ले आए, यानी तहरीक अदम एतमाद का, या मुझे गवर्नर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने का न कह दे, क्योंकि वो एजेंडा चल रहा है इजलास। यानी टेक्निकल बुनियादों पर ये इमरान खान के बकौल पंजाब का सबसे बड़ा वड्डा डाकू, ठीक हो गया ना, पंजाब का वड्डा डाकू, ये इमरान खान के बकौल मैं कह रहा हूँ, मैं तो उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहता हूँ। तो वो जनाब वही वड्डा डाकू इस तरीके से चला रहा है इजलास को, और वो कह रहा है कि जनाब इजलास को चला ही रखो, ठीक है ना, चला ही रखो, क्योंकि इस तरीके ये जैसे मसनूई सांस नहीं होती, मरीज मर चुका होता है, तकरीबन उसकी डेथ हो चुकी होती है या टेक्निकल डेथ हो चुकी होती है, क्लिनिकल डेथ हो चुकी होती है, और अब अभी तक वो अनाउंस नहीं करने दे रहे होते किसी वजह से, और उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पर रखा होता है मसनूई सांस से। तो उसी तरीके से जनाब इजलास को चलाए रखो, अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए जो है ना आप कौमी ख़जाने को टीका लगाए रखो,
ठीक है, इनको TADA भी मिलता रहे, इनको सब कुछ मिलते रहें, इनको खाने के पैसे भी मिलते रहें, इनकी तनख्वाह भी इसी तरीके से जारी रहे, और टिकट मिकट को बीच में आता जाता है उसको भी वो, और ये इजलास भी जारी रहे, इजलास पर भी खर्चा उसी तरह से। 100 दिन से इजलास चल रहा है खबरों के मुताबिक, और ये परवेज़ इलाही साहब उस इजलास को ख़त्म इसलिए नहीं हो दे रहे कि जनाब मेरी कहीं हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। ये हालात हैं जहां हम फील्ड में जाते हैं, यकीन करें एक आटे का 10 किलो वाला थैला ऐसे किसी बच्चे को या किसी खातून को या किसी मर्द को देना, वो उसे इस इबरत की निगाह से देखता है कि यार ये मेरे लिए तो कोई नई चीज़ आ गई है। एक चारपाई देते हैं, एक बिस्तर देते हैं, कोई एहसान नहीं होता, ये उन लोगों का राइट है, उन लोगों का हक बनता है ये, ठीक। एक पानी की बोतल देते हैं, ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं। वहाँ पे ये अरबों रुपए ज़ियान कर रहे हैं सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कि किसी तरीके से जो है ना हमारा ये हुकूमत बच जाए, और भले वो करोड़ों रुपए जो है ना इसी तरीके से चले जाएं। इससे पहले आपने देखा तीतर बटेर का ऑर्डर दे दिया, यानी कि मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों मन गोश्त ऑर्डर हो गया, जिसमें सफ़ेद तीतर अलग, स्याह तीतर अलग, हिरन के गोश्त अलग। ये आप अंदाज़ा तो देखें, आप थोड़ा सा ये तो करें, ज़रा सोचें तो सही, आपको रोना आएगा। ये है वो पंजाब का बड़ा डाकू, जहाँ पंजाब में सैलाब आया हुआ, जनूबी पंजाब डूब गया, सिंध सारा डूब गया, खैबर पख्तूनख्वा डूब गया, बलूचिस्तान डूब गया, सारे के सारे लोग 70% पाकिस्तान डूब गया है सैलाब में। ये तीतर खा रहे हैं, ये तीतरों का, हिरनों का गोश्त का ऑर्डर कर रहे हैं। और ये जनाब 100 रोज़ से इन्होंने इजलास चलाया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि एजेंडा बदल जाए तो तहरीक अदम एतमाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गवर्नर साहब कह दें कि एतमाद का वोट लो। पता तो है ना उनको ना कि उनके अरकान इधर उधर अपने भी खिसक गए हैं, बाकी PTI के भी खिसक गए, उनको पता तो है सारा कुछ, ठीक है ना। वो मसनूई सांस बहाल रखने के लिए कौमी ख़जाने की बर्बादी कर रहे हैं। तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, क्या ये करप्शन नहीं है? एक जिसको एहसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में, वहाँ ये नहीं है, यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। किसी को नहीं नज़र आ रहा कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कौम के तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं कि कहीं मैं टेक्निकल बुनियादों पे खेलूँ, मेरी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। खान साहब को यहाँ नज़र नहीं आता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।